फ्रेंड्स, हमारी आज की कक्षा का विषय है रूढ़, यौगिक व योगरूढ़ शब्द। इसमें हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द व योगरूढ़ शब्दों के विषय में। इससे पहले हमने बात की थी शब्द विचार की। तो शब्द विचार में हमने ये बताया था कि शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वह अलग अलग प्रकार से होता है। पहली कक्षा में जिसमें हमने तत्सम, तद्भव और देशी विदेशज शब्दों की बात की थी, वे थे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। ये जो तीनों हैं ये होते हैं बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पर, यानी शब्द हमारा कैसे बना है उसके आधार पर हम शब्दों को तीन रूपों में वर्गीकृत करते हैं। पहला रूढ़ है, दूसरा यौगिक है और तीसरा योगरूढ़ है। इन्हें हम कैसे पहचानते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़ शब्दों की। रूढ़ शब्द, देखिए रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो बहुत प्राचीन समय से या फिर शुरुआत से ही एक अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं या एक अर्थ के लिए प्रचलित हो गए हैं। जैसे हमने बोला पेड़। पेड़ एक ऐसा शब्द है, अगर आपको हम पेड़ बोलते हैं तो पेड़ आपके सामने एक पिक्चर आता है एक ट्री का, एक पेड़ का जिसमें फूल, पत्ते, फल ये सारी चीजें लगती हैं। हमने कहा आपसे कुर्सी। कुर्सी शब्द सुन के भी आपके दिमाग में एक इमेज बनती है, यानी कुर्सी से आपको ऐसा नहीं है कि कभी आप सोचते हैं कि ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, नहीं। ऐसे शब्द जो शुरुआत से ही किसी एक अर्थ के लिए प्रचलित हो चुके हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यौगिक शब्दों की। यौगिक शब्द, देखिए यौगिक का अर्थ होता है जुड़कर बनना, दो शब्दों के मेल से बनना। यानी इसमें हम ऐसे शब्दों की बात करते हैं जो किन्हीं दो शब्दों को मिलाकर बने होते हैं। जैसे विद्यालय, बहुत ही कॉमन शब्द है विद्यालय। ये पूरा एक शब्द है लेकिन ये वास्तव में दो शब्दों का योग है। पहला शब्द इसमें है विद्या, दूसरा शब्द इसमें आता है आलय। ठीक है, विद्यालय शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वह एक है विद्या और दूसरा है आलय। विद्या का अर्थ है शिक्षा, ज्ञान। आलय का अर्थ है घर, यानी वह स्थान जहां पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वह क्या कहलाता है? विद्यालय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दो शब्दों को मिलाकर हमने एक शब्द बनाया है, तो ये हमारा शब्द यौगिक शब्द कहलाएगा, जहां पर दो शब्द हमारे जुड़ते हैं, दो शब्दों के मेल से कोई तीसरा शब्द हमें मिलता है। ऐसे ही इसमें हो सकता है आपका पुस्तकालय, रेलगाड़ी। दो शब्द है ना, एक रेल और एक गाड़ी, अपने आप में दोनों का अलग अलग अर्थ है। घोड़ा गाड़ी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरे प्रकार के शब्द इसमें हम पढ़ते हैं वह है योग रूढ़ शब्द। इसमें देखिए योग रूढ़, यानी योग भी है रूढ़ भी है, अर्थात ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन किसी तीसरे शब्द के लिए, किसी तीसरे अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं, किसी तीसरे अर्थ के लिए वो रूढ़ हो जाते हैं। जैसे दशानन।
ठीक है। इसमें दो शब्द जो इसको मिलाकर, जिससे मिलकर ये बना है, वह है दश प्लस आनन। ठीक हो गया, 10 प्लस आनन, इसको मिलाकर बना दशानन। इसके अनुसार ये हमारा यौगिक होना चाहिए, लेकिन हम इसे यौगिक ना बोल के हम इसे योग रूढ़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए बोला जाता है, ये जो दश आनन है, ये अगर हम इनका शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो ये शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसका कुछ हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, किसी चीज के लिए ये प्रचलित नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो दश आनन शब्द का हम जो प्रयोग करते हैं, 10 सिर वाला 10 मुंह वाला, अर्थात हम इस शब्द का प्रयोग रावण के लिए करते हैं। समझ में आया आपको? यानी दशानन दश और आनंद से मिलकर बना है, लेकिन इसका जो अर्थ निकलता है, वास्तव में ये जिस चीज के लिए प्रयोग होता है, उसका इन दोनों के शाब्दिक अर्थ से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि एक तीसरा ही अर्थ हमें इसमें मिलता है। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन किसी तीसरे शब्द के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द जो सिर्फ एक अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यौगिक शब्द जिसमें क्या है, दो शब्दों के मेल से जो बनता है, दो शब्दों के मेल से बना शब्द। ठीक है, और योग रूढ़ की बात हम करते हैं, दो शब्दों के मेल से बनता जरूर है लेकिन तीसरे अर्थ के लिए प्रयोग होता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग भी है और तीसरे अर्थ के लिए प्रयोग होने के कारण रूढ़ भी बन जाता है, क्योंकि दशानन हमने रावण के लिए प्रयोग कर लिया है, तो अब हम इस दशानन को किसी और के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। इसी का एक और उदाहरण देखिए, पंकज। बहुत ही कंफ्यूजन वाला शब्द है और काफी बार इसे पूछा भी जाता है। पंकज हम इसे कमल के पर्यायवाची के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जो शब्द हमारा है, अब आपको लगेगा कि पंकज कमल का पर्यायवाची है तो ये रूढ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण भी दो शब्दों से मिलकर हुआ है। पहला पंक, तीसरा ज। पंक मतलब होता है कीचड़, ज शब्द का अर्थ है उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला। ठीक है, यानी पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कौन? कमल। इस प्रकार इसे योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए, ज जो शब्द कहीं भी लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि उत्पन्न होने वाला। आपने कमल के ही जो बाकी पर्यायवाची पढ़े हैं, नीरज पढ़ा है, जलज पढ़ा है, देखिए नीर जल सब पानी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनके पीछे हम ज शब्द का प्रयोग करते हैं, ज जोड़ देते हैं तो वह कमल का पर्यायवाची बन जाता है, क्योंकि कमल हमारा जल कीचड़ वाली जगह में पैदा होता है। वैसे ही एक शब्द है अंडज। अंडज किसको बोला जाता है? अंडज माने जो अंडे से जिसका निर्माण हुआ है, यानी पक्षी। पक्षी शब्द का एक पर्यायवाची है अंडज, अंड प्लस ज, अंडे से बना हुआ। तो ऐसे करके हम तीन प्रकार के शब्द पढ़ते हैं बनावट के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब मैं आपको कुछ शब्द इकट्ठे लिख के उन्हें वर्गीकृत करके बताऊंगी। और आप इन शब्दों को स्वयं भी वर्गीकृत करने की कोशिश करिए। मैं आपको बताऊंगी ये शब्द किस में आएगा। मैं यहाँ पे शब्द लिख रही हूँ, आप देखिए कि ये रूढ़ में आता है या फिर यौगिक का उदाहरण है या फिर योग रूढ़ का उदाहरण है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किस में रखा गया है और क्यों रखा गया है। आप लिखिए इसको।
ये कुछ शब्द हैं: कमरा, त्रिनेत्र, सारस, कमल, चतुरानन। इसके अलावा है भोजनालय, शयन कक्ष। ठीक है, ये कुछ शब्द लिखे हैं। अब आप इनको देखिए। कमरा, कमरा यानी एक रूम। तो ये कमरा मतलब सिर्फ कमरा होता है, इसे हम बाकी किसी और अर्थ में, या फिर ना तो ये किसी और शब्द से जुड़कर बना है, ये हमारा रूढ़ शब्द में आएगा। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र शब्द देखिए, इसमें दो शब्द हैं, त्रि और नेत्र, तीन नेत्रों वाला। यानी तीन नेत्रों वाला त्रिनेत्र शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम अगर देखें तो इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आता है, लेकिन हम देखते हैं कि तीन नेत्रों वाला अर्थात हम इसको किसके लिए प्रयोग करते हैं? ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा किस में आया? किस में आएगा? ये हमारा योगरूढ़ शब्द ये कहलाएगा। योग रूढ़ में ये आया। इसके बाद सारस एक पक्षी का नाम है, तो सीधे सीधे ये रूढ़ शब्द हमारा हो गया। कमल ये भी रूढ़ है, लेकिन अगर इसी की जगह हमने नीरज लिखा होता या फिर हमने पंकज, जलज, अंबुज ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होता तो वे हमारे योग रूढ़ में आते। चतुरानन, चतुरानन मतलब चार मुंह वाले। सिर्फ इतना ही अर्थ इसका नहीं होता है। चार मुंह वाले अर्थात हम चार मुंह वाले किसके लिए प्रयोग करते हैं? ब्रह्मा जी। आपने देखा होगा कहीं भी फोटो अगर आप उनकी देखते हैं तो हमें उनके तीन चेहरे दिखाई देते हैं, लेफ्ट राइट सामने दिखाई देता है, पीछे वाला जो मुंह है वो छिपा हुआ होता है, लेकिन वास्तव में उनके चार फेसेस होते हैं, चार चेहरे होते हैं। तो उन्हें चतुरानन, चार मुंह वाले अर्थात ब्रह्मा जी बोला जाता है। ये भी आपका योग रूढ़ में आएगा। योग रूढ़। इसके अलावा भोजनालय यानी भोजन प्लस आलय ये बनता है। अब ये सीधे सीधे हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? रसोई घर के लिए प्रयोग करते हैं, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। इन्हीं दो शब्दों का जो अर्थ है वही इसका फाइनली अर्थ हमें मिलता है, यानी ये हमारा है यौगिक। इसके अलावा शयन कक्ष यानी बेडरूम जिसको बोलते हैं, सोने के लिए जो कक्ष होता है, सोने का जो कमरा है, ये भी हमारा शयन के लिए कक्ष, यानी ये भी हमारा किस में आया? यौगिक में आता है। अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली जो चीजें हैं वो ये हैं, अगर आप यौगिक शब्दों में से दो शब्द अलग अलग करते हैं तो उन दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे हमने इसे तोड़ा, शयन प्लस कक्ष यानी शयन का अपना अर्थ होता है सोना, कक्ष मतलब कमरा, भोजन प्लस आलय। ठीक है, या हमने यहाँ पे जो योगरूढ़ शब्द हैं उसमें भी हम ब्रेक करते हैं, चतुर आनंद। तो यहाँ पर जब आप इन शब्दों को तोड़ते हैं तो उन दोनों का भी एक अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें से श य अलग करके आगे का छोड़ दिया, यानी जब भी आप उसको ब्रेक करें तो ये ध्यान में रखिए कि जिन दो भागों में आप उसे तोड़ रहे हैं उन दोनों भागों का भी एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, ये हमारा आज का विषय पूरा होता है। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द ये बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उसके बाद था देशी शब्द और विदेशी शब्द। इसके बाद हम जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। उसके लिए आप अगली वीडियो में उससे संबंधित जानकारी आपको मिल पाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।